एक पूर्व रूसी सैनिक जो वैगनर समूह के भाड़े का सैनिक था, अब अपने अनुभव के बारे में खुलकर बता रहा है। उन्हें डर है कि जबरन भर्ती का विरोध करने पर या तो उन्हें यूक्रेन युद्ध में लड़ने को मजबूर किया जाएगा या जेल जाना पड़ेगा। हालांकि इन भगोड़ों ने खुद अपनी मर्जी से पुतिन के युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वे मानते हैं कि सीमा पार करने का जोखिम उठाना पुतिन के युद्ध के कठपुतली बनने से बेहतर है। तो पुतिन इस बारे में क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि रूसी कमांडर युद्ध का अंत देख सकते हैं और वे रूस को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं। मैं कहूंगा कि रूस के लिए यह साल यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन रहा है। सभी फायदों के बावजूद रूस यूक्रेन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करने में असफल रहा है। उन्होंने जमीन पर बहुत ही कम यूक्रेन लाभ के लिए सैकड़ों हजारों सैनिकों को खो दिया है। उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी मुसीबत में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी एक रूसी कमांडर ने अपनी पोस्ट छोड़ दी और नाटो देश में भाग गया। वह फिनलैंड में रूसी सेना की खुलकर आलोचना करते हुए शरण की मांग कर रहा है। यह युद्ध की सबसे पागलपन भरी कहानियों में से एक है जो मैंने सुनी है, और इसमें उजागर हुई बातें दिमाग हिला देने वाली हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें पुतिन छिपाना चाहते हैं। हाल ही में जनरल बेन हॉजेस के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, जो इससे भी ज्यादा पागलपन वाली बात है। रूसी सेना सही तरीके से नहीं चल रही है और सब कुछ अब ढहने वाला है। आइए इस क्लिप को सुनते हैं। मुझे लगता है कि यह फायदेमंद है कि हम दूसरी तरफ क्या कहते हैं उसे भी सुने। हाल ही में मैं प्रभावित हुआ हूं, या शायद कहें चौंक गया हूं, जो कुछ रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स कह रहे हैं जब वे रूसी पक्ष की बिगड़ती स्थिति का वर्णन करते हैं। वे रूसी सरकार के युद्ध प्रयासों की निरंतर बढ़ती आलोचना कर रहे हैं। वे यूक्रेन के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि हम गलत कर रहे हैं और काफी निराशावादी हैं। आप जानते हैं, हम रूस यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा इसे थोड़े संदेह के साथ लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जब आप इन जिन्हें वे मिल ब्लॉगर्स कहते हैं को जोड़ते हैं, जो आमतौर पर समर्थक थे, अब अपनी आलोचना में बहुत सख्त हो गए हैं, और फिर आप इसमें वो आर्थिक चुनौतियां जोड़ दें जिनका रूसियों को सामना करना पड़ रहा है। कल्पना करें कि यदि हमने रूस के खिलाफ अपनी पूरी आर्थिक शक्ति का उपयोग किया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा मतलब है पूरा सिस्टम ही गिर सकता है, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं उस पुराने कहावत पर विश्वास करता हूं कि तानाशाही या अधिनायकवादी सरकारें बहुत बहुत मजबूत होती हैं जब तक कि वे नहीं होती। उनका पतन प्रायः अत्यंत द्रुत होता है। यह कोई लंबी धीरे धीरे होने वाली गिरावट नहीं होती, क्योंकि एक तानाशाही की प्रकृति ही ऐसी होती है कि सारी ताकत आपके पास होती है, सब कुछ बहुत केंद्रीकृत होता है। वे शायद आलोचनाओं या ऐसी किसी भी बात को सुनने में अच्छे नहीं होते, इसलिए वे सत्ता में तब तक रहते हैं जब तक वे सत्ता में नहीं रहते। मेरा मानना है कि मैं पहले इस मामले में गलत था, परंतु अब लगता है कि रूस में यह जल्द ही होगा, देर से नहीं। जनरल बेन हॉजेस के साथ मेरी पूरी बातचीत सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या ऊपर के कार्ड पर क्लिक करें और हमारे पॉडकास्ट चैनल पर पूरा इंटरव्यू देखें। जनरल के अनुसार रूसी लोग अब रूसी अधिकारियों की आलोचना करने लगे हैं। उन्होंने यह निरर्थक आक्रमण नहीं शुरू किया, बिल्कुल नहीं। वे रूसी सेना की अयोग्यता और रूसी कमांडरों के भ्रष्टाचार की आलोचना कर रहे हैं। असल में हमारे पास अब इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। रूस की 433वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट के कमांडर येगवेनी कुनाल को हाल ही में फिनलैंड के पास गिरफ्तार किया गया। वह वहां क्या कर रहा था? दरअसल वह नाटो में शामिल होने और शरण लेने की कोशिश कर रहा था। येगवानी प्रिगोजिन की तरह येगवेनी कुनाल भी वागनर ग्रुप के सदस्य थे, इससे पहले कि उन्हें रूसी कमांड पोस्ट पर पदोन्नत किया गया। लेकिन येगवेनी प्रिगोजिन की तरह येगवेनी कुनाल ने भी रूसी सेना की आलोचना करने की गलती की, और यही वजह थी कि उन्हें रूस से भागकर नाटो देश फिनलैंड में शरण लेनी पड़ी। इस सबसे मजेदार बात यह है कि एक साल पहले रूसी मीडिया और प्र-रूसी अकाउंट्स इस शख्स का इस्तेमाल रूसी सेना की ताकत दिखाने के लिए प्रचार के रूप में कर रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक प्रो रूसी अकाउंट द्वारा ट्वीट किया गया था, और यह क्लिप जाहिर है रूसी स्टेट टीवी से है। सोलिडो वीडियो के हीरो, जिनकी मौत की अफवाह यूक्रेनी मीडिया ने फैलाई थी, जिंदा हैं और उन्होंने रूस को अपना अभिवादन भेजा।
उनकी मृत्यु के समाचार के तुरंत बाद डेगवेनी रूस में विशेष रूप से युद्ध का अनुसरण करने वालों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। रूसी मीडिया ने उन्हें कई कठिन रिपोर्टों के लिए इस्तेमाल किया। येवगेनी वागनर ग्रुप और रूसी मीडिया से जुड़ने से पहले रूसी जेल प्रणाली में एक सजायाफ्ता अपराधी थे। वह 2023 में एक ज्वेलरी स्टोर में डकैती के लिए 6 साल की सजा काट रहा था। लेकिन वह किस्मत वाले थे क्योंकि रूस मोर्चे पर परेशान हो रहा था। वागनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने जेल जाकर कैदियों को युद्ध में शामिल होने के बदले सजा में कमी का वादा करके भर्ती करना शुरू किया। येवगेनी ने प्रस्ताव स्वीकारा, वागनर के साथ प्रशिक्षण लिया और लखमुत की लड़ाई में भाग लिया। येवगेनी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु प्रिगोजिन ने वागनर को पुतिन के खिलाफ कर दिया। पुतिन ने प्रिगोजिन से छुटकारा पाया और वागनर ग्रुप को समाप्त किया। सौभाग्य से येवगेनी रूसी समाज में आजाद था, लेकिन वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट गया। उसे दुकानों से चोरी करने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया गया और दोषी पाया गया। येवगेनी के लिए सौभाग्य की बात थी कि रूसी सेना को मोर्चे पर और भी बुरा समय झेलना पड़ रहा था। इस बार उसे फिर से जेल प्रणाली से भर्ती किया गया और एक रूसी बल का कमांडर बना दिया गया। रूस को कितनी बुरी तरह से थोड़े से भी अनुभव वाले लोगों की जरूरत थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक आदमी जिसने कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग ली थी, वह वापस जेल चला गया और फिर उसे दोबारा भर्ती कर लिया गया और तुरंत ही उसे कमांडर बना दिया गया। लेकिन इस बार येवगेनी को यह पसंद नहीं आया कि उसके साथ और उसके साथी सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने फरवरी 2025 में यह वीडियो बनाया था। आइए सुनते हैं। नमस्ते माताओं, पिताओं, दादा दादियों और प्यारे बच्चों, यह मेरा चैनल है। मैं वादा करता हूं कि मैं हर उस व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा जो आपराधिक आदेश देकर हमारे जवानों की जान को खतरे में डालता है। फिर वो घटिया लोग हमारे देश के रक्षकों को भगोड़ा कहते हैं जो घर बैठे हैं और डोनाबास में हुई घटनाओं पर रोते हैं। वे खुद को संभालते हैं, अपनी हिम्मत जुटाते हैं। हमारे रूसी पुरुष जाते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। वे वहां हीरो की तरह पहुंचते हैं और फिर बन जाते हैं किसी तरह के कमबख्त गुलाम। जब ये सारी पागलपन कब खत्म होगी? कमबख्त, तुम सोची में उन्हें भगोड़ा दर्ज करना कब बंद करोगे? कमबख्त, जब वे वहां इस तरह लेटे होते हैं। हीरो जय, कृपया इस वीडियो को साझा करें। वह रूस द्वारा यूक्रेन में थोड़ा सा इलाका हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही तोपचारे की रणनीति से खुश नहीं थे। यही वजह है कि रूस ने पिछले 6 महीनों में 1 लाख सैनिकों की मौत झेली है। 1 लाख मौतें, सिर्फ हताहत नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों में मौतें। यह पागलपन है और यहाँ हमारे पास प्रमाण हैं। एक रूसी कमांडर की गवाही से पता चलता है कि रूसी रणनीति काफी खराब है। दुर्भाग्य से येवगेनी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, रूस एक माफिया राज्य है। माफिया बॉसों जैसे पुतिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वह सार्वजनिक रूप से रूसी सेना को उजागर कर रहा है। उसे खुद को बचाने के लिए रूस से भागना पड़ा। फिनलैंड पहुंचने पर लोगों ने उसे गद्दार कहा। रूसी मीडिया, जिसने कभी उसे हीरो बताया था, अब उसे देशद्रोही गद्दार कहने लगी। उसने फिर से रूसी सेना का भंडाफोड़ करते हुए फिनलैंड से एक वीडियो बनाया। उसने कहा, नमस्ते दोस्तों, चैनल से अभिवादन। मैं संक्षिप्त और सीधा बोलूंगा। यहाँ कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि मैं एक गद्दार हूं और देश छोड़कर चला गया हूं। उस खबर के लिए एक सफाई है। उनके शब्दों के जवाब में मेरे पास 2 शब्द हैं। फिलहाल मैं सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। मैं थोड़ी देर रुक रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं उसे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं मातृभूमि का गद्दार नहीं हूं, 100%। मेरे लिए गद्दार वो है जो अपने ही साथी सैनिक और नागरिक के खिलाफ हथियार उठाता है। असली गद्दार वे हैं जो हमारे लोगों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतारने भेजते हैं। वे लोग जो उनसे पैसे वसूल कर अपनी जिंदगी आरामदायक और शानदार बनाते हैं। असल गद्दार वो हैं जो डोनेट्स्क पीपल्स में मानवीय सहायता से मुनाफा कमाते हैं। रिपब्लिक, मेरा मानना है कि ये लोग गद्दार हैं। ये बातें मुझ पर लागू नहीं होती, एक भी नहीं। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। मुझे पता है कि वे मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए वे लगातार मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है वो आखिरी वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था कमांडर सैनिकों को बाहर भेजता है और उन्हें आपराधिक आदेश देता है, फिर उन्हें निकालता नहीं है, उन्हें मैदान में कुत्तों की तरह सड़ने के लिए छोड़ देता है, फिर उन्हें सूची में भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध कर देता है। एंड वे परिवारों को क्या बताते हैं? वे उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, आपका बेटा भगोड़ा है, आप बेरहम कमीना। आप में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि किसी के परिवार से ये कह सकें, जब वो लड़का वहां पड़ा सड़ रहा है और कोई उसके पास नहीं पहुंच सका या किसी ने कोशिश भी नहीं की, यहाँ तक कोशिश भी नहीं की। बच्चे चाहते हैं कि शवों को वापस लाया जाए, लेकिन मौजूदा रक्षा मंत्रालय के सैन्य अभियानों में शामिल हर किसी को बस फेंकने लायक समझा जाता है।
समझ रहे हो? मैंने वैगनर स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, जहां सम्मानित कमांडर, युद्ध में तपे हुए वैगनर पीएमसी अधिकारी मुझे पढ़ाते थे। हर सैनिक को खींचना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, खासकर भाईचारे का अर्थ है एक घायल साथी का ध्यान रखना। हर सैनिक सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए भी लड़ता है। जब मैंने वह सोच रक्षा मंत्रालय में लाई तो सब कुछ उल्टा था। वहां किसी को किसी की परवाह नहीं थी। आप इस ऑनलाइन डालते हैं हर दिन पोस्ट्स, खबरें, अपडेट्स। जब आपका परिवार आपको कॉल करता है और कहता है मुझे समस्याएं हैं, वे मुझे मिटाना चाहते हैं, मुझसे पैसे वसूले जा रहे हैं, सब चुप क्यों हैं? केवल मैंने ही इन सैनिकों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। कुछ सुरक्षा सेवा के लोगों को यह पसंद नहीं आया। मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा बाद में। बस मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने दो। यह रूसी सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार की एक अकेली घटना नहीं है। हमारे पास इसका एक और उदाहरण भी है। एक अमेरिकी परिवार ने रूसी सेना के लिए लड़ने के दौरान महसूस किया कि रूसी लोग अपने सैनिकों की परवाह नहीं करते। हॉफमैन परिवार 2025 की शुरुआत में टेक्सास छोड़कर रूस चले गए। एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में मेरा मानना है कि हमने इस परिवार से संबंध तोड़ लिया है। चलिए आगे बढ़ें। पारंपरिक मूल्यों और पश्चिमी प्रचार के बिना जीवन की सराहना करते हुए परिवार सोशल मीडिया पर अपने अनुभव दस्तावेज कर रहा है और रूसी मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहा है। डेरेक हॉफमैन को हाल ही में यूक्रेन युद्ध में भेजा गया था, जहां उन्हें रूसी नागरिकता और पिछली सेवा का वादा किया गया था। अनुबंध पर हस्ताक्षर के कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। उनकी पत्नी ने शिकायत की कि डेरेक की यूनिट को रूसी भाषा में पढ़ाया जा रहा है, जबकि वह रूसी अच्छी तरह से नहीं बोलते, तो उन्हें शायद ही कोई प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें अब तक कोई भुगतान भी नहीं मिला है। मैं डेरेक के साथ जो हो रहा है उसके विषय में संक्षेप में बताना चाहती थी। साइन अप और प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें बिना प्रशिक्षण के सीधे 2 हफ्ते बाद मोर्चे पर भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें एक और हफ्ते का प्रशिक्षण मिल रहा है और उन्हें मोर्चे के और करीब ले जाया जाएगा और वहां तैनात किया जाएगा। तो हम सब दिल से दुआ कर रहे हैं कि उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल हो और उन्हें सिर्फ एक लड़ाके के तौर पर न भेजा जाए। उन्होंने निजनी में कम वेतन के साथ नामांकन किया क्योंकि वहां उन्हें ज़्यादा नियंत्रण मिलने की बात कही गई थी। शुरुआत में वे एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह काम करने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन सेना की तरह केवल वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सके और बस अपने नज़रिए से दुनिया को बता सकें कि क्या हो रहा है और वह क्या देख रहे हैं, और वह मना कर दिया गया। तो इतने इंतज़ार के बाद उन्होंने फिर कहा कि वे उन्हें मरम्मत बटालियन में रख सकते हैं क्योंकि उनके पास निर्माण में 10 से ज़्यादा साल का अनुभव है। इसलिए वह वास्तव में ऐसा कर सकते थे और उनके पास एक सुरक्षित वातावरण में रहने का नियंत्रण था। परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसा हो रहा है और विदेशी इकाई अभी भी रूसी भाषा में ही पढ़ाई जा रही है और उसे रूसी भाषा अच्छी तरह समझ में नहीं आती। तो वह उस वजह से थोड़ा संघर्ष कर रहा है और उसे वास्तव में कोई प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आपको दूसरी भाषा में पढ़ाया जाता है जिसे आप समझते नहीं हैं तो आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है। दुर्भाग्यवश उसे लगता है कि उसे भेड़ियों के बीच फेंक दिया गया है। हम कुछ सार्वजनिक हस्तियों से अनुरोध कर रहे हैं ताकि वे राजनीति में मदद कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। उसने मुझे यह भी मैसेज किया कि मूलतः $100 यानी 100 और फिर 2 शून्य। माफ़ कीजिए, मैं कमेंट ऊपर लगा दूंगी। और इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत है और मैं अभी उससे पैसे नहीं भेज सकती क्योंकि हमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। वह 1 माह से गया है और अब तक उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई बोनस, कुछ भी नहीं। उससे कुछ भी नहीं मिला है। वो सामान के लिए पैसे दे रहा है या सामान के पैसे देने में मदद कर रहा है। मुझे कभी सामान के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए मैं निश्चित नहीं थी। मुझे बताया गया था, हालांकि उनमें से कुछ को जो खाना दिया जाता है वो पसंद नहीं है और वे चीज़ें खरीद सकते हैं या कुछ और खरीद सकते हैं या सिगरेट खरीद सकते हैं या जो भी। अब ये हम पिछले कुछ सालों से ही इस विषय को कवर कर रहे हैं। रूस अपने युवा और गरीब लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बोनस देने का वादा करता है। साइन अप करते समय उन्हें बताया जाता है कि वे एक भर्ती हैं और उन्हें कभी फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा जाएगा।
लेकिन एक बार जब वे साइन अप कर लेते हैं तो उन्हें मुश्किल से कोई प्रशिक्षण मिलता है। एक पूर्व नेवी सील के अनुसार अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है तो आप उस रूसी सैनिक से बेहतर प्रशिक्षित हो सकते हैं जिसे युद्ध में भेजा जा रहा है। जबरन भर्ती किए गए सैनिकों को वादा किया जाता है कि वे रूस में ही सेवा करेंगे, परंतु जैसा हॉफमैन परिवार के साथ देखा गया, रूसी उच्च कमान हमेशा अपने वादे नहीं निभाती। जबरन भर्ती किए गए सैनिक को कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ट्रक, बस या कभी गधे पर बिठाकर फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। सैनिक के मारे जाने पर रूसी परिवारों को भारी बोनस देने का वचन दिया जाता है। वास्तव में उस सैनिक को मृत घोषित न करके गद्दार करार दे दिया जाता है। इस प्रकार रूस परिवारों को कोई बोनस प्रदान नहीं करता। यही है रूसी अर्थव्यवस्था, रूसी सरकार और व्लादिमीर पुतिन की हकीकत। यह वही विषय है जिस पर हमने हाल ही में जनरल बेन हॉजेस से बात की थी। आइए उस चर्चा के कुछ अंश सुनते हैं। रणनीतिक सूची। पुतिन की गलतियों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें यह करना पड़ा क्योंकि उन्हें यूक्रेन या नाटो से खतरे की चिंता थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हैं। रूस की सीमा से सटे नाटो का क्षेत्रफल दोगुना हुआ। आधुनिक तकनीक के साथ यूक्रेन में रहे बिना भी मॉस्को तक हथियार पहुंचाना संभव है। मेरा मतलब है, रूस पहले से ही फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के कारण नाटो की सीमा पर है क्योंकि वहां कालिनिनग्राद है। रोमानिया के पास भी रूस के साथ सीमा है जिसे काला सागर कहा जाता है। तो जो चीज़ें पुतिन ने की हैं, उन्होंने अपनी ही अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने 10 लाख सैनिक खो दिए हैं और वे दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अलग थलग पड़ गए हैं। उन्होंने अपने कई सर्वश्रेष्ठ ग्राहक, यूरोप के तेल खरीदार गंवा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विचार है कि किसी तरह वर्तमान घटनाएं उनकी सीमा पर हथियारों के बारे में उनके बयानों को झूठा साबित करती हैं, लेकिन इनपुट अधूरा है। साथ ही यह बात समझ में भी आती है, जैसे पुतिन ने अपनी सैन्य क्षमताओं का रूस की सैन्य क्षमता का अधिक आकलन कर लिया था और इसी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है और ये सब हो रहा है। उन्हें नहीं लगा था कि यह युद्ध इतना लंबा खींचेगा। यह बात कुछ हद तक समझ में आती है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि कोई क्यों, मेरा मतलब है दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को बस यूं ही क्यों बताएगा कि अरे हमारे बीच शांति समझौता होगा या किसी तरह की युद्ध विराम की बात होगी, और फिर लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद सबसे बड़े हमलों में से कुछ करना, ड्रोन हमले करना। जैसे रूसियों की मानसिकता क्या है ऐसा करने के पीछे, जैसे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि लगता है कि वो ऐसे रास्ते पर है जहां अंततः वो अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना नाराज कर देगा कि उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। वो इसकी निरंतर अनदेखी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि रूसियों ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया है। वे सोचते थे कि वे जैसा चाहें वैसा करते रहेंगे। आखिरकार कई लोग, विशेषकर कांग्रेस में, यूक्रेन का समर्थन करते हैं, जिनमें अधिकतर रिपब्लिकन भी शामिल हैं। ये मशहूर प्रतिबंध पैकेज जिसे सीनेटर ग्राहम ने 80 से ज़्यादा सीनेटरों से हस्ताक्षर करवाए। मेरा मतलब है, इससे मुझे पता चलता है कि यूक्रेन के लिए अभी भी रिपब्लिकन का मजबूत समर्थन है और इसीलिए मुझे लगता है कि लिंडसे ग्राहम जैसे लोग राष्ट्रपति से कह रहे हैं, देखिए वे आपको मूर्ख बना रहा है, आप जानते हैं, और वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको नीचे आना होगा और आपके पास उपलब्ध साधनों का उपयोग करना होगा। शायद यही हुआ है। और साथ ही राष्ट्रपति ने एक टिप्पणी भी की। वो कल थोड़ा मजाक कर रहे थे जब उन्होंने ऑफिस कॉल में और फिर उसके तुरंत बाद हुई लंच में भी उस स्थिति का जिक्र किया जहां उन्होंने शायद फर्स्ट लेडी से कहा, आप जानती हैं आज मेरी व्लादिमीर से बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये बहुत अच्छी कॉल थी। उन्होंने पूछा कि क्या आपने खबर देखी है कि वे आज रात खैरसन शहर पर हमला कर रहे हैं। इससे मुझे लगा कि वो यूक्रेन की समर्थक हैं या यूक्रेन के प्रति सहानुभूति रखती हैं। हाँ, शायद ये भी दबाव का एक कारण हो सकता है। रूस का पड़ोसी होने का असली खतरा पूर्वी यूरोपीय देश सबसे अच्छे से जानते हैं। बहुत सही कहा, बिल्कुल।